अध्याय 2 के इससे पहले 14 क्वेश्चन तक हम पढ़ चुके थे। चलिए इससे आगे के क्वेश्चनों को इस वाले वीडियो में देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द छूट गए हैं। वह यहाँ पे जो शब्द छूटा हुआ है वह है बेयर फाइबर। ठीक है, यहाँ पे बेयर फाइबर टेस्ट ने प्रिंट होने से मिस हो गया है। बेयर फाइबर टेस्ट में शामिल चरणों की सूची बनाइए। देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, बेयर फाइबर टेस्ट में निम्न चरण शामिल होते हैं। उत्तर, बेयर फाइबर टेस्ट के लिए जिन चरणों की आवश्यकता होती है वे निम्नानुसार है। पहला, केबल का निरीक्षण करें और डिफेक्ट दोष के लक्षण को रिकॉर्ड करें। दूसरा, केबल के कम से कम 2 फीट टुकड़े करें, तंतुओं को साफ और पट्टी करें। तीसरा, एल पैच कार्ड के माध्यम से फाइबर को बेयर फाइबर एडाप्टर का उपयोग करके OTDR से कनेक्ट करें। स्टेप चौथा, OTDR चालू करें तथा सही तरंग दैर्ध्य और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का चयन करें। डिस्क पर प्रिंट और OTDR ट्रेस को रिकॉर्ड करें। माप की दिशा और ढीले फाइबर ट्यूब को रंग का संकेत दें। ये सभी चरण फाइबर टेस्ट में किया जाता, बेयर फाइबर टेस्ट में किया जाता है। निरपेक्ष और सापेक्ष मापों के बीच अंतर को सूचीबद्ध करें। प्रश्न नंबर 16। उत्तर, निरपेक्ष और सापेक्ष मापों के बीच निम्नलिखित अंतर है। निरपेक्ष, पहला, निरपेक्ष में तुलनाकार की आवश्यकता नहीं होती है। सापेक्ष, सापेक्ष मान में तुलनाकार की आवश्यकता होती है। दिख रहा है? कोई भी अंतर वाला प्रश्न इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, एक डिब्बे बना लेना, डिब्बे से बीच से विभाजित कर देना। एक जिस 2 शब्द बोले रहेंगे, 2 शब्द में अंतर करना है। पहले शब्द को यहाँ पे, दूसरे शब्द को यहाँ पे। ये अंतर बताने का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा, निरपेक्ष मान में आधार मान नहीं होता है, सापेक्ष मान में तुलनात्मक आधार होता है। ये हो गया निरपेक्ष और सापेक्ष मापों के बीच अंतर। प्रश्न नंबर 17। इंसर्शन लॉस सम्मिलित हानि परीक्षण के लिए कौन से उपकरण आवश्यक है? उत्तर, इंसर्शन लॉस टेस्ट परीक्षण के लिए निम्नलिखित टूल्स की आवश्यकता होती है। पहला, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ब, रेफरेंस केबल। सी, कनेक्टर। डी, लाइट सोर्स। ई, एल्कोहल पैड। एफ, पावर मीटर। जी, OTDR मशीन। एच, परीक्षण के लिए वास्तविक केबल आदि। इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है इंसर्शन लॉस परीक्षण के लिए। इंसर्शन लॉस सम्मिलित हानि परीक्षण में शामिल चरण क्या है, लिखिए। ठीक है, इंसर्शन लॉस टेस्ट में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। पहला, कनेक्टर का निरीक्षण करें और उनके आखिरी छोर को एल्कोहल पैड से साफ करें। दूसरा, प्रकाश स्रोत स्थापित करें। पावर मीटर, एडाप्टर, बिजली की आपूर्ति के लिए स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन आदि की व्यवस्था करें। तीसरा, वास्तविक परीक्षण से पहले जांच करने के लिए लॉन्च केबल की व्यवस्था करें। चौथा, एक छोर पर वास्तविक नुकसान की जांच के लिए लॉन्च केबल से वास्तविक लीड को कनेक्ट करें। पांचवा, केबल की तीसरी लीड और नुकसान की जांच करने के लिए छोर का वास्तविक लीड को कनेक्ट करें। प्रश्न नंबर 19। ऑप्टिकल रिटर्न लॉस क्या है और इसे मापने के लिए क्या स्टेप्स कदम है, लिखिए। उत्तर, ऑप्टिकल रिटर्न लॉस को बैक रिफ्लेक्शन लॉ के रूप में भी जाना जाता है। इसकी प्रकाश के रूप में गणना की जाती है जो प्रकाश स्रोत से फाइबर में वापस परिलक्षित होता है। यह सब हवा, कनेक्टर और सतह के हस्तक्षेप के कारण होता है। ऑप्टिकल रिटर्न लॉस मतलब प्रकाश का वापस
पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट होना ऑप्टिकल रिटर्न लॉस कहलाता है। ऑप्टिकल रिटर्न लॉस को मापने के लिए निम्नलिखित स्टेप किए जाते हैं। एक अलग पावर मीटर का उपयोग करके फाइबर जंपर को कनेक्ट करें और आउटपुट पावर को मापें। दूसरा, जंपर और कनेक्टर को आपस में जोड़कर सामने से ऑप्टिकल रिटर्न लॉस को मापें। तीसरा, स्क्रीन पर प्राप्त रीडिंग को डेसिबल पे मापें। प्रश्न नंबर 20, स्प्लाइस लॉस क्या है और इसे कैसे मापा जाता है? उत्तर, स्प्लाइस दो तंतुओं के सिरे को जोड़ने की एक तकनीक है। हम जानते हैं स्प्लाइसिंग क्या है, दो फाइबर केबल को जोड़ने की एक तकनीक को स्प्लाइसिंग बोला जाता है। स्प्लाइसिंग पॉइंट पर ऑप्टिकल फाइबर लॉस व स्प्लिस लॉस के रूप में जाना जाता है। ऑप्टिकल पावर लॉस में जो लॉस होता है या जोड़ने के टाइम जो लॉस होता है उसको स्प्लाइस लॉस या ऑप्टिकल लॉस के रूप में जाना जाता है। स्प्लाइस लॉस का मापन किस प्रकार करेंगे? एक ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर OTDR का उपयोग स्प्लाइस लॉस की माप के लिए किया जा सकता है। यह एक केबल सेक्शन युक्त स्प्लिस को आमतौर पर ऑप्टिकल पावर लॉस OTDR ग्राफ पर उभार के रूप में दिखाया जाता है। प्रक्रिया के अनुसार OTDR के साथ स्प्लाइस के नुकसान का माप दोनों दिशाओं से किया जाना चाहिए और सटीक नुकसान के लिए औसतन संकेतों के साथ जोड़कर औसतन होना चाहिए। नुकसान के लिए औसतन होना चाहिए। स्प्लाइस लॉस के या स्प्लाइसिंग लॉस के लिए OTDR का उपयोग किया जाता है। सबसे उपयुक्त उपकरण माना जाता है स्प्लाइसिंग के लिए और उसके में हुए क्षति या हानि को मापन के लिए भी OTDR का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। OTDR के कामकाज की व्याख्या करें। उत्तर, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर एक फाइबर ऑप्टिक टेस्टर है जो ऑप्टिकल नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो दूरसंचार का समर्थन करता है। यह सिग्नल आयामी डायमेंशनल रडार सिस्टम की तरह काम करता है। OTDR उपयोग फाइबर ऑप्टिक लिंक पर किसी भी स्थान पर तत्वों का पता लगाने के और मापने के लिए उपयोग किया जाता है। किसी भी जगह पर ऑप्टिकल लिंक का पता लगाने के लिए और उसमें हुई क्षति या हानि का पता लगाने के लिए OTDR का उपयोग किया जाता है। स्प्लाइसिंग क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, स्प्लाइसिंग क्या है, OTDR क्या है, स्प्लाइसिंग के प्रकार कौन कौन से हैं, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्प्लाइसिंग स्थायी रूप से दो ऑप्टिकल फाइबर केबल को जोड़ने वाली प्रक्रिया को ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसिंग के रूप में जाना जाता है। स्प्लाइसिंग, ठीक है, दो ऑप्टिकल फाइबर केबल को जोड़ना स्प्लाइसिंग कहलाता है। स्प्लाइसिंग का उपयोग कम होता है क्योंकि स्प्लाइसिंग के बाद केबल में भविष्य में कोई गुंजाइश नहीं होती है। यह आमतौर पर लंबे केबल लगाने में उपयोग किया जाता है जिसमें एक से अधिक केबल कनेक्शन की आवश्यकता होती है। यह विभिन्न केबल को कनेक्ट कर सकता है और विभिन्न स्थानों को इंटरलिंक कर सकता है। इंटरलिंक मतलब जोड़ सकता है। इसका उपयोग सिंगल फाइबर को समाप्त करने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से OSP ओपन सेटलमेंट प्रोटोकॉल मुख्य रूप से अनुप्रयोग में किया जाता है क्योंकि केबल खींचते और समाप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 23, स्प्लाइसिंग के प्रकार। 2 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न या वाइवा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, स्प्लाइसिंग कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? ये ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसिंग 2 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग, दूसरा फ्यूजन स्प्लाइसिंग। इन दोनों के बारे में आगे डिटेल में देखेंगे। प्रश्न नंबर 24, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग और फ्यूजन स्प्लाइसिंग के बीच अंतर को सूचीबद्ध करें। दोनों के बीच अंतर बहुत पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों में अंतर को अच्छे से याद करिएगा।
चलिए देखते हैं दोनों में क्या क्या कौन कौन से बिंदुओं कौन कौन से पॉइंट पे अंतर होता है। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग और फ्यूजन स्प्लाइसिंग के बीच अंतर, दोनों में निम्न अंतर है। इस साइड स्प्लेसिंग यांत्रिक स्प्लाइसिंग मतलब यांत्रिक स्प्लाइसिंग को ही मैकेनिकल स्प्लाइसिंग बोला जाता है। फ्यूजन स्प्लाइसिंग, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग इस साइड, फ्यूजन स्प्लाइसिंग इस साइड। रिफ्लेक्शन पहला है, रिफ्लेक्शन लॉस अधिक होती है, ठीक है। कोई रिफ्लेक्शन लॉस, फ्यूजन स्प्लाइसिंग में कोई रिफ्लेक्शन लॉस नहीं होता, मतलब परावर्तन प्रतिबिंब नहीं बनता। इसमें लॉस जो है -45 dB से -55 dB तक हो सकता है। dB मतलब डेसिबल। अधिक इंसर्शन लॉस होता है, कम इंसर्शन लॉस होता है। अधिक लागत आती है, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग की तुलना में कम लागत आती है। यह आमतौर पर अस्थायी उद्देश्य और मल्टीमोड स्प्लाइसिंग के लिए उपयोग किया जाता है। फ्यूजन स्प्लाइसिंग में गर्मी हीटिंग का उपयोग किया जाता है।